Assalamu alaikum dear students. It's Anam Khalid, Head of Department of Chemistry from the Legend Institute of Management Sciences. You are all welcome to the online classes. MSc Chemistry का लेक्चर नंबर 16 जो है वो आप लोग देख रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने एसिड बेस इक्विलिब्रियम का एक चैप्टर स्टार्ट किया था। उस चैप्टर में हमने 6 कॉन्सेप्ट जो हैं वो एसिड बेस के बारे में पढ़े। सबसे पहले आर्हीनियस पढ़ा, फिर लॉय ब्रॉन्स्टेड पढ़ा, फिर हमने लेविस कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद हमने लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट पढ़ा, यूसेनोविच कॉन्सेप्ट पढ़ा, शैप प्रिंसिपल हमने देखा क्या होता है, और लास्ट पर हमने क्या देखा, सॉल्वेंट थ्योरी सिस्टम। आज हम मूव करने जा रहे हैं आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन पे जो कि कंप्लीट आता है टॉपिक, और वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होते हैं, इसकी क्या टाइप्स हैं, और इन टाइप्स को कैसे एक्सप्लेन करती हैं डिफरेंट थ्योरीज़। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आपको आ सकता है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये इंडिकेटर है क्या। आप लफ्ज़ इंडिकेटर बहुत दफ़ा सुनते होंगे। आम हालात में इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इशारा। यानी कोई भी चीज़ जो आपको इशारा दे किसी भी चीज़ का, वो क्या कहलाएगी, वो इंडिकेटर कहलाती है कि वो क्या है, इंडिकेटर है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एज एन इंडिकेटर काम करते हैं। या तो उनका कलर चेंज हो जाता है या उनकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आप ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो गया है। इंडिकेटर्स के बारे में देखते हैं कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। ये वो सब्सटेंसेस हैं विच शो अ चेंज इन कलर when brought in contact with acid और bases। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जब भी आप उन्हें किसी भी एसिड या बेस के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, वो अपना कलर चेंज कर देंगे। यानी फ़र्ज़ करें कि इंडिकेटर एक था, आपने उसे एसिड में डाला, वो येलो कलर दे रहा है, आपने उसको उसी वक्त बेस में डाला, वो ब्लू कलर दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेटर का काम ये होता है कि इसने ये आपको इशारा देना होता है कि रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है या हो गया है, उसकी क्या सिग्निफिकेंसेस हैं। इसके अलावा इसकी और डिस्क्रिप्शन देखें, एनी सब्सटेंस दैट गिव अ विजिबल साइन। कोई भी सब्सटेंस जो एक विजिबल साइन प्रोवाइड करता है। विजिबल साइन का मतलब ये है कि बाकायदा जो आपको नज़र आ रहा है, यूजुअली बाय द कलर चेंज। आम तौर पर इसका ताल्लुक कलर चेंज से ही है। जब भी आप इसको एसिड या बेस के अंदर डालेंगे, इसका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ थ्रेशोल्ड कंसनट्रेशन ऑफ अ केमिकल स्पीशी, या प्रेजेंस में या एब्सेंस में किसी भी कंसंट्रेशन की, या एसिड या बेस है, तो वो क्या करेगा, वो अपना कलर चेंज कर देगा। और वो कलर चेंज विजिबल साइन होना चाहिए। मतलब ये कि ऐसा ना हो कि वो कलर चेंज डिटेक्ट ही ना हो पाए, तो ये ना होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि वो विजिबल कोई साइन आपको नज़र आए वाज़िया तौर पर कि क्या उसमें स्पेसिफिकेशन होती है। एक एग्ज़ाम्पल उसने सब्सटेंस की दी, मिथाइल येलो। मिथाइल येलो एक इंडिकेटर है। ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो येलो कलर इम्पार्ट करता है अल्कलाइन सॉल्यूशन में। अगर जैसे ही मिथाइल येलो का कलर येलो होना शुरू हो जाए तो आपने वहाँ से समझ लेना है कि इसको कांटेक्ट जो है इसका वो किसके साथ करवाया गया है, किसी बेस के साथ करवाया गया है। क्योंकि बेस और अल्कली क्या होते हैं, इसमें भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सिंपल जिसमें OH आयन होते हैं वो होती है बेस, जैसे NaOH बेस है। लेकिन अगर कोई भी बेस पानी में हल हो जाती है, वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, तो वो अल्कली है। तो लिहाजा हर बेस अल्कली होती है, लेकिन हल अल्कली जो होती है वो बेस होगी ना, उसके लिए तो ज़रूरी है कि वो बेस हो। लेकिन तमाम अल्कलीज़ और तमाम बेसिस जो हैं वो सेम नहीं होती। अब वो सेम क्यों नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है, बहुत सारी बेसिस ऐसी होंगी जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती। लेकिन अल्कली जो है वो क्या स्पेसिफ़िक है, अल्कली के लिए स्पेसिफ़िक ये है कि वो वाटर के अंदर हमेशा क्या होगी, डिज़ोल्व होगी। तो सिंपली जिसमें OH आयंस होंगे वो बेस है। लेकिन अगर वही कंपाउंड, वही केमिकल कंपाउंड अगर आपका वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है तो वो उस वक़्त क्या बन जाएगा, वो उस वक्त बन जाएगा अल्कली। ठीक है। तो इंडिकेटर के बारे में अब आपको क्या समझ आया कि ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कलर को चेंज करते हैं। अब वो कलर को चेंज कैसे करते हैं, जब भी उन्हें कांटेक्ट में लाया जाता है एसिड के साथ या फिर बेस के साथ। ठीक है,
थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन या एब्सेंस की मौजूदगी में, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल क्या मैंने आपको बताई, जैसे मिथाइल येलो है या मिथाइल ऑरेंज है, ये डिफरेंट कलर शो करते हैं। एसिड में इनका कलर और होता है और बेस में इनका कलर और होता है। अब हम आते हैं इंडिकेटर्स की टाइप पे। इंडिकेटर की बेसिकली बहुत सारी टाइप्स होती हैं। रिडॉक्स इंडिकेटर्स भी होते हैं, कुछ एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप पे मूव कर रहे हैं। पहली जो टाइप हमने पढ़नी है वो है एसिड बेस इंडिकेटर्स की। एसिड बेस इंडिकेटर को पीएच इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ इसकी वजह देखनी है कि इनको हम पीएच इंडिकेटर क्यों कहते हैं। उसकी वजह ये है कि एसिड की पीएच और होती है और बेस की पीएच आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है और होती है। एसिड की पीएच हमेशा 7 से लेस होती है, जबकि बेस की पीएच हमेशा 7 से ग्रेटर होती है। तो लिहाजा ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कलर चेंज करते हैं पीएच के साथ। यानी अगर पीएच कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो एसिडिक में जा रहा है, कलर चेंज हो जाएगा। अगर पीएच बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो बेस में जा रहा है और उसका कलर और हो जाएगा। दे आर यूजुअली वीक एसिड और बेसिस। ये क्या होते हैं, ये जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं ये वीक बेसिस होंगी या वीक एसिड होंगी। विच व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर, जब भी इन्हें वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो ये क्या करते हैं, ये स्लाइटली डिसोसिएट हो जाते हैं। किस में, आयंस में। तो इनको हम क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर को पीएच इंडिकेटर्स भी कहते हैं। और ये स्पेसिफिकली क्या होते हैं, ये कलर अपना चेंज करते हैं जैसे ही पीएच चेंज होती है। जाहिर सी बात है, जब ये एसिड में जाएंगे तो पीएच कम हो जाएगी, अगर ये बेस में जाएंगे तो पीएच बढ़ जाएगी। पीएच के चेंज होने की वजह से हम ये कहते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर्स को पीएच इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। ज़रा इसका सेकंड पॉइंट देखें। मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड। ज़्यादातर जो इंडिकेटर्स आपके पास होते हैं ये वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड वो होता है जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, जो अपना प्रोटॉन डोनेट कर सके। वीक ऑर्गेनिक एसिड वो होगा जो अपना प्रोटॉन ईजिली डोनेट नहीं करता, विद फेयरली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। These show different color in the dissociated and undissociated form। यानी जब वो पानी में हल हो जाते हैं तो उनका और कलर होता है, जब वो पानी में हल नहीं हुए होते तो उनका कलर और होता है। तो इस टाइप के इंडिकेटर्स को हम क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स। और इन्हें पीएच इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। यानी जब वो डिसोसिएट हो जाते हैं तब उनका कलर और होता है, और जब वो डिसोसिएट नहीं होते तो उनका कलर जो है वो और होता है। अब हमने एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ा कि एसिड बेस इंडिकेटर है क्या। अब हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि इसकी थ्योरीज़ क्या हैं। थ्योरीज़ के मुताबिक एसिड कौन है, बेस कौन है, या वो किस तरीके से जो है वो एक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये पहले आपकी बेस बनाएगा कि ये असल में ये है क्या। ठीक है, तो हम ऑस्टवाल्ड थ्योरी पर जो है वो मूव करने जा रहे हैं। ज़रा देखें इसको। ओस्टवाल्ड ने, अब इसको सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि इसको हम ओस्टवाल्ड की थ्योरी कहते क्यों हैं। ओस्टवाल्ड ने एक थ्योरी ऑफ एसिड बेस, उसने एसिड बेस के बारे में एक थ्योरी बनाई। ठीक है, जो क्या एक्सप्लेन करती है, कलर चेंज विद द पीएच। यानी एसिड बेस इंडिकेटर क्या थे, जो कि पीएच चेंज होने पर अपना कलर चेंज करते हैं। तो लिहाजा पीएच चेंज होने पर अपना कलर चेंज होने वाले इंडिकेटर्स के बारे में जो थ्योरी बनाई वो किसने बनाई, ओस्टवाल्ड ने। ठीक है, अब इस थ्योरी के मुताबिक क्या है, अब ये थ्योरी आपको ये कहती है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, इसको ज़रा आपने साथ साथ अंडरलाइन करना है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ए हाइड्रोजन आयन इंडिकेटर इज़ अ वीक ऑर्गेनिक एसिड। के ऑर्गेनिक एसिड जो है वो वीक एसिड होता है और हाइड्रोजन जो है वो उसमें मौजूद होती है। ठीक है, या तो वो ऑर्गेनिक एसिड बहुत ज़्यादा वीक होगा या फिर वो ऑर्गेनिक बेस बहुत ज़्यादा वीक होगी। अनडिसोसिएटेड फॉर्म मॉलिक्यूल जो है उसका कलर और होगा,
और जो डिसोसिएटेड फॉर्म है उसका कलर और होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टवाल्ड थ्योरी। यानी सिंपली ऑस्टवाल्ड थ्योरी के मुताबिक एसिड या बेस जो हैं वो या तो ऑर्गेनिक एसिड होगा वीक, या फिर इंडिकेटर ऑर्गेनिक वीक बेस होगा, ठीक है। लेकिन उनकी एक फॉर्म होगी अनडिसोसिएटेड, जिसमें वो हल अभी नहीं होते, जिसमें वो आयन में कन्वर्ट नहीं होते, और एक होती है डिसोसिएटेड। इनकी डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड जो फॉर्म्स होती हैं उनके डिफरेंट कलर्स जो हैं वो उसमें होते हैं। तो ये आप लोगों को पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ओस्टवाल्ड ने इस थ्योरी को डेवलप किया। सेकंड पे देखें, लेट द इंडिकेटर वीक ऑर्गेनिक एसिड। आप फ़र्ज़ करें कि वो एक बहुत ज़्यादा वीक ऑर्गेनिक एसिड है। फ़र्ज़ करें मैंने उसको ये HLN जो है इससे दिखा दिया, ठीक है। इट हैज़ डिसोसिएटेड इनटू, ज़ाहिरी सी बात है जब ये वाटर के अंदर जाएगा या किसी भी चीज़ में जाएगा तो ये दो चीज़ों में डिसोसिएट होगा। ये बनाएगा H पॉजिटिव और LN नेगेटिव, यही बनाएगा ना, यानी इसमें दो चीज़ें आएंगी, H पॉजिटिव और LN नेगेटिव। इन अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, जब ये अनआयोनाइज्ड था यानी जब ये HLN की सूरत में था, इसका कलर और था, यानी फ़र्ज़ करें इसका कलर क्या था, 1 था। वेल द आयन LN नेगेटिव हैज़ फॉर्म्ड, जैसे ही LN नेगेटिव बना तो जाहिर सी बात है कलर और आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसोसिएटेड फॉर्म जो है H पॉजिटिव और LN नेगेटिव वाली, और अनडिसोसिएटेड फॉर्म जो है HLN वाली, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों अपने अपने इनमें कलर्स जो हैं वो चेंज हैं। सिंस HLN एंड N नेगेटिव हैव डिफरेंट कलर, जाहिर सी बात है HLN जो है वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म है और ये जो है ये डिसोसिएटेड फॉर्म है। वो कहते हैं कि इनके डिफरेंट कलर्स आपके सामने आएंगे। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन H पॉजिटिव व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक। अब आप फ़र्ज़ करें जब आपका सॉल्यूशन एसिडिक हुआ, पहले हम इसको सारे को रेज़ कर लेते हैं। अब ज़रा लास्ट वाली लाइंस जो हैं इसको हमने बहुत अच्छे से देखना है। तो देखिए वो कहते हैं व्हेन द सॉल्यूशन इज़ एसिडिक, जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा एक्सेस में होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन आयन एक्सेस में होंगे तो इंडिकेटर कलर शो करेगा 1 वाला, ठीक है। अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज़ अल्कलाइन, जब सॉल्यूशन बेसिक हुआ OH नेगेटिव हुआ तो ज़ाहिर सी बात है तो क्या होगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन होंगे तो H पॉजिटिव आयन ज़ाहिर है फर्निश्ड होंगे। फर्निश्ड कैसे होंगे, यानी वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होते जाएंगे, लिहाजा देयर विल बी अ लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ आयन LN नेगेटिव, दैट्स द इंडिकेटर विल शो। तो इंडिकेटर कौन सा कलर शो करेगा, कलर 2 शो करेगा। अब इसकी मज़ीद जो आपको डिस्क्रिप्शन है वो एक एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहती हूँ ताकि ये आपको 100% क्लियर हो जाए, ठीक है। पहले इसकी हिस्ट्री थोड़ी देखते हैं। हिस्ट्री इसकी क्या है, दिस थ्योरी, ये जो ऑस्टवाल्ड की थ्योरी थी ये प्रपोज हुई थी 1891 में, ठीक है। इट इज़ बेस्ड अपॉन द आर्हेनियस थ्योरी। इसकी बेस आर्हेनियस थ्योरी भी है, इसकी बेस लॉरी ब्रॉन्स्टेड, यानी इसने इनको मिलाकर इस पर काम किया। ये थ्योरी हमें ये कहती है कि एसिड बेस इंडिकेटर में क्या होता है, या तो कोई वीक एसिड होता है इंडिकेटर, या वो क्या होता है, वीक बेस होता है। क्लियर हुई बात कि इस थ्योरी के मुताबिक, ओस्टवाल्ड थ्योरी के मुताबिक आपका इंडिकेटर या तो वीक एसिड होगा या फिर वो वीक बेस होगा। दे आर पार्शली आयोनाइज्ड इन द सॉल्यूशन। उसके बाद क्या होता है कि वो पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं सॉल्यूशन में। फिर आपके पास 2 फॉर्म आती हैं, जाहिर सी बात है एक आयोनाइज्ड फॉर्म होती है और एक अनआयोनाइज्ड फॉर्म होती है, उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। यानी आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर और होता है और अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कलर और होता है। इंडिकेटर एग्जिस्ट प्रीडोमिनेंटली इन वन ऑफ द 2 फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मीडिया। अब डिपेंड करता है कि आपके मीडियम का नेचर क्या है, कि अगर तो एसिड में उसका कलर और होगा और बेस में उसका कलर जो है वो और होगा। हैंस देयर इज़ अ कलर चेंज व्हेन द नेचर ऑफ द मीडियम चेंज। जैसे ही मीडियम का नेचर चेंज होगा आपका कलर चेंज हो जाएगा। फिनोफ्थलीन जैसे एग्जांपल मैं आपको एक बताने लगी हूँ अभी। फिनोफ्थलीन क्या है, ये एक वीक एसिड है और ये आयनाइज्ड होता है। अब ज़रा फिनोफ्थलीन को देखें, HPH,
इसको रिप्रेजेंट किससे किया गया है, HPH से। ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में और ये कलरलेस होता है, ठीक है। कलरलेस से मुराद लाइट पिंक कलर इसका होता है। आयोनाइज्ड फॉर्म जब इसकी बनती है, और सॉरी कलरलेस जो है ये बिल्कुल कलर नहीं है इसका अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, HPH फिनोल्फ्थलीन का। लेकिन जैसे जैसे ये अपनी आयोनाइज्ड फॉर्म में जाता है ये दो तरह के आयन बनाता है, एक तो फिनाइल आयंस यानी pH नेगेटिव और दूसरा H पॉजिटिव। तो उस कलर क्या होगा उसका कलर होगा पिंक, यानी डिसोसिएटेड फॉर्म में इसका कलर क्या है, पिंक है, और अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ये क्या है, ये कलरलेस है। अब हम आगे थोड़ा सा इसकी तरफ जो है वो मूव करेंगे। इसको बहुत अच्छे से समझना है आपने। रिएक्शन आपको समझ में आया कि HPH फिनोल्फ्थलीन का स्ट्रक्चर है। जब वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होता है तो वो कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही वो डिसोसिएट हो जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता किस कलर में आ जाता है, अभी मैंने आपको बताया वो पिंक कलर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब हम ज़रा इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि आगे इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन क्या है। एसिडिक मीडिया में एक्सेस हाइड्रोजन आयन आर प्रेजेंट विच सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ HPH। ज़रा इसको ना गौर से आप लोगों ने देखना है। वो कहता है कि अगर हाइड्रोजन आयन की ज़्यादती हुई, एक्सेस में आए, जाहिर सी बात है अगर आपका मीडियम एसिड है, अगर आप उसके अंदर कोई एसिड डाल रहे हैं, एसिड डालने की वजह से क्या होगा कि H पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे। अगर H पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, रिएक्शन जो है वो सप्रेस करेगा HPH की डिसोसिएशन को कॉमन आयन की वजह से। अब ये कैसे हो रहा है, ज़रा पिछली स्लाइड पर आएँ 1 मिनट के लिए। ये देखें बेटा, वो कहता है कि अगर कोई आपने एसिड डाला, पहले इसको ज़रा रिमूव कर देते हैं। देखें, कहते हैं अगर आपने फिनोल्फ्थलीन में कोई एसिड डाला तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और आपने कॉमन आयन इफेक्ट में पढ़ा हुआ है, जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब इस तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो रिएक्शन इस तरफ मूव करता है ताकि वो दोबारा से इक्विलिब्रियम गेन कर ले। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि अगर आपने हाइड्रोजन आयन डाला हुआ तो HPH की डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगी, यानी वो अब मज़ीद नहीं बनेगा। हैंस द इंडिकेटर, लिहाजा इंडिकेटर एग्जिस्ट करेगा प्रीडोमिनेंटली इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। लिहाजा इंडिकेटर किस तरफ मूव करेगा, इंडिकेटर इस तरफ मूव करेगा। अगर इंडिकेटर इस तरफ मूव करेगा तो कलर कौन सा आएगा, कलरलेस। लिहाजा एसिड में ये कलरलेस होते हैं। हैंस द इंडिकेटर एग्जिस्ट प्रीडोमिनेंटली इन द अनआयोनाइज्ड फॉर्म एंड इट इज़ कलरलेस। अब उल्टा काम थोड़ा सा देखना है। अब इसके बाद उसने ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई, एसिड में क्या हो रहा है कि अगर आप एसिडिक मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि HPH जो हमारे लेफ़्ट साइड पर होता है उसकी सप्रेस हो जाती है, यानी उसकी आयनाइजेशन मज़ीद नहीं हो पाती कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, तो वो कलरलेस शो हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपने जो मीडियम डाला है वो बेस हुआ, अल्कलाइन हुआ, तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं जितने भी बनेंगे वो हाइड्रोजन को रिमूव करते जाएंगे। अब आप खुद सोचें, जितने भी हाइड्रोजन आयन हैं वो रिमूव होते जा रहे हैं, यहाँ से वो निकलते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड मिलकर H पॉजिटिव के साथ क्या बनाता जा रहा है, वाटर। तो अब क्या होगा, अब रिएक्शन में इधर कमी आ रही है, कमी आने की वजह से रिएक्शन अब इस तरफ मूव करेगा, ना कि पिछली की तरह उस तरफ। तो अब कलर कौन सा आएगा, पिंक आएगा। तो यहाँ से आपको ये बात मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी कि अब कलर जो अल्कलाइन सोल्यूशन में आएगा वो क्या होगा, वो कलर होगा इसका पिंक। जबकि कलरलेस ये कब होता है, जब ये एसिडिक मीडिया के साथ जाता है। उसके बाद देखें, मिथाइल ऑरेंज की एग्जांपल दी है उसने, फिनोल्फ्थलीन की एग्जांपल आई थिंक आप सब लोगों को, सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी। अब हम दूसरी एग्जांपल में मूव कर रहे हैं जो है मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज वो कहता है एक वीक बेस है, ठीक है, जबकि फिनोल्फ्थलीन क्या था, वीक एसिड था। मिथाइल ऑरेंज क्या है, वीक बेस है।
इसकी आयनाइजेशन को ऐसे लिखा जा सकता है MEOH, क्योंकि बेस है ना इसलिए, और Me पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये इसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म है जो कि येलो कलर की होती है, और इसकी आयनाइज्ड फॉर्म जो है वो पिंक कलर की होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, अब अगर इसमें बेटे मैंने कोई बेस डाला तो OH आयन ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा? कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से OH आयन अगर बढ़ाते जाएंगे तो रिएक्शन इस तरफ आएगा, यानी इस बेस की मौजूदगी में आपका जो कलर आएगा वो येलो होगा। बात समझ आ रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एक्सेस हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वो सप्रेस करेंगे MEOH की डिसोसिएशन को ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। हैंस द बेसिक मीडिया द इंडिकेटर इज़ मोस्टली इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म विच इज़ येलो। तो इंडिकेटर क्या हो जाएगा? उसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जाएगा, जो कि क्या होगी? येलो होगी। ठीक है। अब उसी की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन फर्दर आपको बार बार समझाने के लिए उसने बताई है। अब देखिए वो कहता है कि एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन जो हैं वो कंबाइन, अगर एसिड डाल दिया तो हाइड्रोजन कंबाइन होना शुरू हो जाएगा OH के साथ और वो अनआयोनाइज्ड की तरफ जाएगा, और एसिडिक मीडिया में कौन सा कलर आएगा? पिंक आएगा। दिस थ्योरी, अब ये इस थ्योरी का बहुत बड़ा फ़ायदा या एडवांटेज है, तो यहाँ लिख लें कि ये एडवांटेज क्या है इसका। ठीक है। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि फिनोल्फ्थलीन क्यों एक सूटेबल इंडिकेटर नहीं है स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट अ वीक बेस। ठीक है। पहले सवाल सुने। सवाल ये है कि एसिड आपके पास स्ट्रॉन्ग है, लाइक वी हैव HCl। बेस आपके पास कोई भी वीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वो कहता है अगर आप इसकी टाइट्रेशन कर रहे हैं, आप कभी भी फिनोल्फ्थलीन इस्तेमाल ना करें। क्यों ना करें? इसका जवाब हमें देती है ऑस्टवाल्ड थ्योरी। रीज़न इसके पीछे क्या है? वो कहता है हाइड्रोक्साइड आयन जो प्रोड्यूस होते हैं वीक बेस से, जाहिर सी बात है वीक बेस से कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस होंगे OH नेगेटिव आयंस। ठीक है। एट द एंड पॉइंट इस वो इतने कम होते हैं कि वो हाइड्रोक्साइड आयन इतने कम होते हैं कि फिनोल्फ्थलीन की आयनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लिहाजा पिंक कलर अपीयर नहीं हो पाता एक्विवेलेंस पॉइंट पे। एक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर एसिड और बेस की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है, लिहाजा पिंक कलर अपीयर सिर्फ़ और सिर्फ तब होता है जब सफिशेंट एक्सेस ऑफ द वीक बेस इज़ एडेड। पिंक कलर सिर्फ अपीयर तब होगा जब आप फिर से उसके अंदर बेस डालेंगे। तो सवाल का ये था कि क्यों आप उसमें फिनोल्फ्थलीन नहीं इस्तेमाल कर सकते जब एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस क्या हो? वीक हो, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो सकती। फॉर अ सिमिलर रीज़न, सेम इसी रीज़न के लिए मिथाइल ऑरेंज जो है वो सूटेबल नहीं होता स्ट्रॉन्ग बेस अगेंस्ट वीक एसिड। ये बात क्लियर हो रही है कि फिनोल्फ्थलीन सूटेबल नहीं था किसके लिए? जो एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो। इसी तरीके से आपका जो मिथाइल ऑरेंज है वो भी सूटेबल नहीं होता अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो और एसिड वीक हो। ठीक है। अब क्यों नहीं होता? वीक एसिड डज नॉट फर्निश सफिशेंट हाइड्रोजन आयन। वीक एसिड जाहिर सी बात है वो इतनी हाइड्रोजन आयन नहीं दे सकता कि वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर वाटर बना सकें, लिहाजा सफिशेंट एक्सेस में वीक एसिड आपको इसमें बहुत ज़्यादा वीक एसिड सफिशेंट अमाउंट में चाहिए होगा, अदरवाइज़ ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ हमने ये सीखा कि फिनोल्फ्थलीन को हम कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस दोनों की टाइट्रेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, और मिथाइल ऑरेंज को हम जहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग होगी और एसिड वीक होगा वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। दोनों की रीज़न्स भी हमने साथ साथ देख लें। अब वैसे तो ये हमने पहले पीछे पढ़ लिया है, लेकिन एक इमेज जो है वो आपको मज़ीद क्लैरिफाई कर देगा कि फिनोल्फ्थलीन का एक्शन जो है वो क्या होता है। वो कहता है फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होता है HPH, फिर ये देता है H पॉजिटिव और pH नेगेटिव। इससे पहले कि हम इस पैराग्राफ को पढ़ें मैं आपको ख़ुद थोड़ा सा समझाती हूँ। बेटा जब आप इसके अंदर हाइड्रोजन आयन ऐड करवाएंगे, एसिड ऐड करवाएंगे, तो क्या होगा? यहाँ इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो इस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ मूव करेगा। HPH को वो चाहेगा कि वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहे, अगर वो ऐसा चाहेगा तो वो कलरलेस होगा। लिहाजा फिनोल्फ्थलीन जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कलरलेस ही रहता है। लेकिन अगर आपने बेस डाल दिया, फ़र्ज़ करें आपने OH नेगेटिव बाहर से डाले, OH नेगेटिव क्या करेंगे? हाइड्रोजन आयन को फर्निश करेंगे। जब ये हाइड्रोजन आयन को फर्निश करेंगे तो क्या होगा? आपके पास बनेगा वाटर।
ठीक है। जब आपके पास वाटर बनेगा तो हाइड्रोजन आयन कम होंगे। जब हाइड्रोजन आयन आपके पास कम होंगे तो रिएक्शन जो है वो अब इस तरफ से इस तरफ आएगा और आपकी कलर कौन सा आएगा, पिंक। अब देखिए पीछे जो मैंने अभी आपको बताया था, अगर इस सारी सिचुएशन में अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि फिनोल्फ्थालीन को कभी भी वहाँ इस्तेमाल ना करें जहाँ एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो। ऐसा क्यों मैंने आपको कहा था, देखिए दोबारा, अगर बेस वीक होगा तो उससे सफिशेंट अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन नहीं पैदा हो सकेंगे। जब उससे सफिशेंट अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन ही नहीं पैदा हो सकेंगे तो क्या वो हाइड्रोजन को फर्निश करवा कर वाटर बनाएगा? नो। अगर ऐसा भी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है रिएक्शन का पिंक कलर कभी भी आप नहीं देख सकते। इसी वजह से कहा जाता है कि फिनोल्फ्थालीन को कभी भी आप ऐसी हालत में ना इस्तेमाल करें जहाँ पर आपका एसिड तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन बेस क्या हो, वीक हो। सेम ऑन द हैंड मिथाइल ऑरेंज का एक्शन है कि मिथाइल ऑरेंज को भी कभी भी आपने वहाँ इस्तेमाल नहीं करना जहाँ बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन एसिड क्या हो, बहुत ज़्यादा वीक हो। एक्शन ऑफ मिथाइल ऑरेंज, ये बातें आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन अच्छी है इसकी। ठीक है, आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है वो एक आया एसिड, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज मैंने आपको पहले बताया कि एक वीक बेस होता है तो इसको MEOH लिख सकते हैं। इसने क्या बनाया, Me पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अब बात फिर वही करेगा कि अगर हाइड्रोजन अगर आपने एसिड डाला तो ये फर्निश करेगा हाइड्रोक्साइड आयन को, वाटर बनाएगा जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो येलो कलर में जाएगा। अगर आपने बेस ज़्यादा डाल दिया पहले यानी OH आयन ज़्यादा डाले तो OH आयन ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन जो है वो आपका अनडिसोसिएटेड फॉर्म की तरफ मूव करता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपने इसमें जहन में रखने हैं कि किस तरह से कोई एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट कर सकता है। अब हमने ओस्टवाल्ड की थ्योरी कंप्लीट पढ़ ली, आपको समझ भी आ गया कि ओस्टवाल्ड ने कैसे कैसे जो है वो एक्सप्लेनेशन दी चीज़ों की। अब हम आगे जानना चाह रहे हैं क्यूनिनॉइड थ्योरी। ये थ्योरी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ओस्टवाल्ड थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के मुताबिक एसिड बेस इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं दो टाटोमेरिक फॉर्म में। टाटोमेरिक फॉर्म क्या होती है, इसमें एक प्रोटॉन लॉस होने के बाद फॉर्म बनती है और दूसरी फॉर्म जो है वो प्रोटॉन गेन लॉस, इसमें एक फॉर्म जो है वो प्रोटॉन गेन करने के बाद बनती है और एक प्रोटॉन लॉस करने के बाद बनती है। और दोनों टॉटोमेरिक फॉर्म की अपनी ही कलर्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। वन फॉर्म इज़ टर्म्ड एज बेंजीनाइड फॉर्म, एक फॉर्म को बेंजीनॉइड कहते हैं और दूसरी फॉर्म को हम कहते हैं क्यूनोनॉइड फॉर्म। ठीक है, दोनों फॉर्म के डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हो सकते हैं। अब ज़रा इसको समझने के लिए एक ही मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, ज़रा इसको बहुत अच्छे से हम समझते हैं कि ये क्या है। फिनोल्फ्थालीन, पहले उसने फिनोल्फ्थालीन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया, उसके बाद उसने मिथाइल ऑरेंज का बताया। तो इसी तरीके से मैं आपको पहले फिनोल्फ्थालीन का डिस्क्राइब करती हूँ और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मिथाइल ऑरेंज का क्या है। ज़रा इसको पिक्चर को हमने अब फोकस कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें अब क्या हो रहा है। फिनोल्फ्थालीन की बेंजीनाइड फॉर्म है किस में, एसिडिक मीडिया में। ठीक है, इट इज़ कलरलेस। और ये क्या होता है, कलरलेस। ये कलरलेस क्यों होता है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि हाइड्रोजन आयन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म की तरफ मूव करता है HPH की फॉर्म में। ठीक है, और अल्कली में इसका कलर पिंक होता है। क्यों अल्कली में इसका कलर पिंक है, जब आप OH डालेंगे जाहिर सी बात है H पॉजिटिव फर्निश होंगे, वाटर बनाएंगे और इसका कलर जो है वो दूसरा बन जाएगा। तो बेटे इधर देखें, एक स्ट्रक्चर फिनोल्फ्थालीन का ये है, कहता है अगर आपने इसमें हाइड्रोक्साइड आयन डाले तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी वो उसका हाइड्रोजन रिमूव करवा के H2O बना देगा और आपके पास दूसरी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो ये अब ये इसकी जो है वो बेंजीनाइड फॉर्म है और ये इसकी क्यूटिनाइड फॉर्म है। यानी जब आप इसके अंदर दो प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, फिनोल्फ्थालीन की बेंजीनाइड फॉर्म होती है एसिडिक मीडिया में, यानी जब आप H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो रिएक्शन इस तरफ आएगा।
ठीक है। और जब इस तरफ आएगा तो इसको क्या कहेंगे कि ये बेंजीनाइड फॉर्म में है, ठीक है। फिनोफ्थलीन हैज़ बेंजीनाइड फॉर्म इन एसिडिक मीडिया, इट इज़ कलरलेस। और क्यूटिनाइड फॉर्म होती है इसकी अल्कलाइल सॉल्यूशन में, और उसका कलर क्या है, पिंक है। तो इसके स्ट्रक्चर आपने बहुत अच्छे तरीके से बीएससी की बुक से उठानी है और उसमें से बहुत अच्छे से याद करने हैं। मिथाइल ऑरेंज जो है इसकी क्यूटिनाइड फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन में आती है और आपके पास बेंजीनाइड में आती है अल्कलाइन सॉल्यूशन में, ठीक है। कलर बेंजीनाइड का एक तरफ येलो होता है और दूसरी तरफ क्या होता है आपका, दूसरी तरफ कलर इसका कलरलेस होता है, रेड भी हो सकता है। येलो से आहिस्ता आहिस्ता ये रेड होता जाता है, यानी रेड होता है ये एसिडिक मीडिया में। अब आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। आप वाइवा में कभी भी पास नहीं हो सकते जब तक आपको मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन के स्ट्रक्चर नहीं आते। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने बेटे बने हुए हैं, आपने इनको ज़रूर याद करना है। ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप आ जाएं नेक्स्ट स्लाइड पर कि ये सारी चीज़ें आपकी वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको ज़रा ज़ोर देकर लिखी हुई बातें आपको नोट करवा रही हूँ ताकि आपके पास इसके नोट्स भी रहें। इंडिकेटर यूज फॉर वेरियस टाइट्रेशंस, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगी जिसमें आपने कौन कौन से इंडिकेटर इस्तेमाल करने हैं, ये आपको समझ आती रहेगी। पहला केस ऐसा होगा जिसमें आपके पास एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा और आपके पास बेस भी स्ट्रॉन्ग होगी। पहला केस कौन सा आया, जिसमें आपका एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले देखें, जहाँ एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ आपने करना क्या है, ठीक है। देखें अब let us consider the titration of HCl and NaOH. You are all familiar with HCl and NaOH. आप सबको पता है कि HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है। pH values of different stages of titration shows that at first pH changes very slowly. pH बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लोली चेंज होगी, फिर राइज हो जाएगी, 4 तक जाएगी, ठीक है। Further addition of such a small amount of 0.0 ml of alkali raises the pH value by about 3 units to pH 7. pH आहिस्ता आहिस्ता उसकी बढ़ती जा रही है। एसिड, इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया है, सही है ना, क्योंकि pH 3 से क्या हो गई है, 7 हो गई है, 7 न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है। फर्दर अबाउट ऑफ 0.01 ml of 0.1 molar NaOH will amount the adding hydrogen ion and the pH value will jump to pH value फौरन 9 पे चली जाएगी जब आप उसके अंदर मज़ीद हाइड्रोजन डालेंगे। एंड पॉइंट के नियर रैपिड इंक्रीज आएगा pH का और वो 4 से क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। एक इंडिकेटर सूटेबल सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होता है जब वो चेंज ऑफ कलर, अपना कलर तब चेंज करे जब एंड पॉइंट आने वाला हो। ये ना हो कि एंड पॉइंट आया नहीं है और वो पहले ही कलर चेंज कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। दस द इंडिकेटर, इसीलिए मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोफ्थलीन ये इंडिकेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी पीएच रेंज कितनी होती है, 4 से 10 तक होती है। लिहाजा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, एनी ऑफ द अबव इंडिकेटर कैन बी यूज्ड। स्ट्रॉन्ग एसिड में, स्ट्रॉन्ग बेस में आप मिथाइल ऑरेंज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिनोफ्थलीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ऑन द सेम टाइम मिथाइल रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक अगला केस देखते हैं कि अगर एसिड वीक हो लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग हो। मैंने आपको अभी पीछे क्लियर किया था कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, कभी भी मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वीक एसिड है, हाइड्रोजन आयन कम पैदा होंगे, हाइड्रोजन आयन कम पैदा होंगे तो वो कम ही फर्निश होंगे हाइड्रोक्साइड आयन से और वो कभी भी आपको पिंक कलर सही नहीं दे सकेंगे। लेट अस कंसीडर द टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब एसिड वीक लिया मैंने, एसिड वीक कोई भी हो सकता है जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया यानी NaOH। द टाइट्रेशन शोज द एंड पॉइंट। टाइट्रेशन क्या करता है, एंड पॉइंट निकालता है 8 से 10, सही है। दिस इज़ ड्यू टू, असल में ऐसा क्यों हुआ, 8 से 10 के दरमियान क्यों आपका पॉइंट आएगा, क्योंकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग था। दिस इज़ ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोडियम एसीटेट फॉर्म, हैंस फिनोफ्थलीन यहाँ सूटेबल इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज नहीं इस्तेमाल कर सकते, वजह बता दी है, लिहाजा यहाँ कौन इस्तेमाल होगा, फिनोफ्थलीन। क्यों फिनोफ्थलीन इस्तेमाल होगा कि फिनोफ्थलीन की बेटे पीएच रेंज 8 से 9.8 है,
तो ये अच्छी रेंज है, आपकी रेंज भी 8 से 10 है, तो उस रेंज के मुताबिक के लिहाजा आप वहाँ ये इस्तेमाल करेंगे। हाउएवर मिथाइल ऑरेंज इज़ नॉट सूटेबल एज इट्स पीएच। मिथाइल ऑरेंज कभी भी इसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसकी रेंज जो है वो क्या होती है, वो कम होती है, और आपने उसकी रेंज उसके मुताबिक अपने इंडिकेटर के मुताबिक रखनी होती है, इस वजह से। अगला केस देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट वीक बेस। अब बेस वीक है लेकिन एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसमें कभी भी आपने फिनोल्फ्थलीन इस्तेमाल नहीं करना। वजह क्या है, OH आयन इतने पैदा नहीं हो सकते कि वो हाइड्रोजन आयन को फर्निश कर सकें, ठीक है ना, लिहाजा आपने इसमें वो नहीं इस्तेमाल करना। लेट अस कंसीडर द टाइट्रेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग वीक बेस होती है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, HCl है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट, अब ज़ाहिरी सी बात है जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH के अंदर ऐड करेंगे HCl को, तो आपके पास क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा, और साथ में NH4Cl बन गया और साथ में वाटर बन गया, ठीक है। pH लाई करेगी एसिड रेंज। क्यों एसिड रेंज में आएगी, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था, लिहाजा यहाँ पर pH का एंड पॉइंट होगा 6 to 4। अब इसमें फिनोल्फ्थलीन नहीं इस्तेमाल हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फिनोल्फ्थलीन की pH रेंज तो 8 से 9.8 है, और यहाँ पे pH रेंज आ रही है 6 to 4, लिहाजा आप कभी भी इसमें फिनोल्फ्थलीन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल करेंगे। और मिथाइल ऑरेंज सूटेबल होता है जबकि इसके अंदर फिनोल्फ्थलीन सूटेबल नहीं हो सकता। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था। वाइवा के लिहाज से आज का आपका लेक्चर इंतहाई इम्पॉर्टेंट था। आपने इसको बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है। किसी भी बात की आपको समझ ना आए तो आपने डिस्कशन क्लास में मेरे साथ डिस्कस करनी है, जो कि अब जूम ऐप पर होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।